गुड इवनिंग। तो आइए हम लोग जो है आगे देखते हैं। अभी हम लोग नॉन फाइनाइट्स देख रहे थे। नॉन फाइनाइट्स में 3 वीडियो हम लोग जो है 3 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें कि डे 1 जो था हमारा वो डे 1, डे 2, डे 3 तीनों बेसिक पे था। डे 1 में हम लोग जो है एक्टिव और पैसिव के बारे में देखे थे कि किस तरीके से नॉन फाइनाइट का यूज किया जाता है, उसके मीनिंग्स क्या निकलते हैं, कौन सा जो है ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या फिर कौन उसका डूअर है, कौन उसका रिसीवर है, और उस आधार पर जो है एक्टिव पैसिव यूज करना सीखे थे। डे 2 में हम लोग जो है सिंपल या परफेक्ट सीखे थे कि कहाँ जो है सिंपल नॉन फाइनाइट्स का यूज होगा और कहाँ इसके जो है परफेक्ट फॉर्म का यूज होगा, और यदि यूज होगा तो मीनिंग क्या होगा। हम लोग साथ साथ ये भी सीखते जा रहे हैं। और डे 3 जो था हमारा, तो डे 3 में हम लोग कल जो देखे थे वो सभी फॉर्म का एक बार ओवरव्यू था। एक तो कॉन्टिन्यूअस हम लोग वहाँ पर देखे थे, और फिर उसके साथ साथ ये भी देखे थे कि परफेक्ट क्या होगा, फिर साथ साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी देखे थे। और इतना देखने के साथ साथ हम लोग ये भी देखे थे कि फिर इस सब के फॉर्म में कब जो है हमारा एक्टिव फॉर्म यूज होगा, कब जो है हमारा पैसिव फॉर्म यूज होगा तो मीनिंग क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग जो है अब तक देख चुके हैं, हम लोगों ने देखी है। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल देते हैं, तो वहाँ से जो है आप डे 1, डे 2 और डे 3 का वीडियो जो है देख लेंगे। अब आगे आपसे यहाँ पर हम जो है बोले थे डे 3 में कि हम लोग आगे ये देखने वाले हैं कि किस वर्ब के साथ V4 का यूज होगा या किसके साथ 2+B1 का यूज होगा, जो कि प्राय आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये चीज़ आपके जो है हर जगह काम आनी है। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसको समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट चाहिए, बट ये जो है खास करके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपसे आना है, या फिर जब आप खुद लिखेंगे कोई चीज़ ना, ये है कि जब लिखा हुआ है ऑलरेडी तो उसको समझने के लिए ये है, या तो एग्जाम में या फिर जब आप खुद लिखेंगे, अगर आप लिखने के शौकीन होंगे, या फिर अभी जैसे लॉकडाउन का वक्त है तो काफ़ी लोग कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कुछ लोग खाना बनाना सीख रहे हैं, कुछ लोग जिनको जो हो रहा है, कुछ लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, नोवेल पढ़ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ लोग अपना स्टडी जो पीछे छूट गया था वो देख रहे हैं। तो जिसका जो है अपना एक शौक़ पूरा कर रहे हैं, तो अगर आपके भी लिखने के शौक़ होंगे तो वहाँ पर जो है ये चीज़ें काम आएगी। तो देखिए करना क्या है कि सिंपल सा है कि 4 तरह से हम लोग को ये देखना है। ये जो वर्ब है या नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, 4 तरह से हम लोग को देखना है। एक देखना है कि कुछ के साथ V1 का यूज होगा, दूसरा देखना है कि कुछ के साथ 2+B1 का यूज होगा, तीसरा देखना है कि कुछ के साथ V4 का यूज होगा, और चौथा में होगा कि कुछ के साथ या तो B1 या तो 2+B1, इस दोनों में से कोई एक, या V4 दोनों, यानी कि इस दोनों में से कोई एक या ये दोनों का यूज होता है। बट जब दोनों का यूज होता है तो या तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो इन 4 तरह के वर्ब को हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसकी संख्या काफ़ी कम है, ठीक, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसकी संख्या भी कम है और इसकी भी कम है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको और इसको थोड़ा याद कर लेते हैं, या फिर उसको ध्यान से पढ़ते हैं। एक तरीके से ये याद ही कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों से कहा जाता है कि आप सेंटेंस बनाएं, धीरे धीरे याद हो जाएगा, बट वो उसके तुलना में जो है याद करना ही प्रीफर करते हैं कि याद कर लिया जाएगा तो आसानी से काम हो जाएगा। तो हम लोग अभी इसी की चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नॉन फाइनाइट्स के जो 3 हिस्से हैं, इन्फिनेटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल, उसका पहला ना इन्फिनेटिव्स, जिरेंड और पार्टिसिपल। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इन्फिनेटिव्स के से, ठीक है। तो अब इन्फिनेटिव क्या होता है, तो जनरली जो है वर्ब के बेस फॉर्म मतलब V1 का यूज जब 2 के साथ हम लोग करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव्स। ये नॉन फाइनाइट का वो जो गुण था जो कि हम लोग पहले देखे थे कि सिंपल फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, वो सब फॉर्म इसमें भी होगा। ये भी उसी तरीके से यूज होंगे। इसको भी सेंटेंस के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा कि ही है या आई है, इसका फॉर्म सेम रहना है। यहाँ V1 के बदले V5 कभी नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों जो कि बेसिक में पढ़े वो सब लागू होगा इस पर। तो अब देखिए इन्फिनेटिव्स भी 2 तरह के होते हैं, ठीक ना। इसमें भी एक को हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, एक को हम लोग बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। तो बेयर का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब उसमें नहीं हो, जैसे कि बेयर ट्री है अगर, तो उसका जो छाल है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 2 को निकाल लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जो भी हैं, तो वो जो है क्या है कि उनका
थोड़ा सा टेंशन है इनके साथ। तो उनका कहना है कि भैया जब टू नहीं रहेगा तुम्हारे साथ तो तभी हम आएंगे, यानी कि वो वर्ड्स अपने साथ सिर्फ V1 का यूज करते हैं, और बाकी जो वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं, वो अपने साथ 2 + V1 के यूज करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत महसूस नहीं करते। तो दो फॉर्म हो गया कि बेयर इन्फिनेटिव यानी कि V1 और फुल इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1। तो अभी जो है हम लोग एक एक करके दोनों को देखेंगे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग कवर करेंगे बेयर इन्फिनेटिव को, और इसके बाद जो वीडियोज जो होंगे उसमें हम लोग फुल इन्फिनेटिव को कवर करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव। तो देखिए बेयर इन्फिनेटिव आपको बता दिए, यदि कोई आपसे पूछे, एग्जाम में तो आना नहीं है कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, आपके क्वेश्चंस उस प्रकार के होते नहीं है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव, तो सिंपल सा है कि इन्फिनेटिव विदाउट टू, दैट मीन्स कि सिर्फ बेस फॉर्म, वर्ब के सिर्फ बेस फॉर्म V1 जब यूज होता है तो वही जो है बेयर इन्फिनेटिव होते हैं। तो पहला जो है कहाँ पे यूज होगा बेयर इन्फिनेटिव, तो जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब हमारे पास है, उसके साथ हम लोग जो है बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जितने भी मॉडल वर्ब हैं उसके साथ हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। यदि आप मॉडल वर्ब चैप्टर पढ़े हों, मॉडल वर्ब ऑब्वियस है पढ़े ही होंगे, तो आपको पता होगा कि मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है, 13 है। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ought to। अब देखिए हम जो लिखे आपको यहाँ पर 9 को एक साथ लिखे और ये 4 को अलग लिख दिए। इसका भी कारण है, बीच में आपको जो गैप दिख रहा है वो जानबूझकर इंटेंशनल है कि अलग लिखे। ये जो मॉडल वर्ब हैं इस सब के साथ हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, यानी सिर्फ V1 का यूज करेंगे। अब ये जो है इसमें नीचे दो हैं, ठीक है ना, नीचे जो 2 हैं तो यूज्ड और ought। अब जो है जैसे कि अगर आप ब्रिटिश ग्रामेरियन को देखेंगे तो वो लिखते हैं कि यूज्ड और ought मॉडल वर्ब होते हैं। इंडियन जो ग्रामेरियन है वो लिखते हैं यूज टू होता है और ought to होता है। तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ये आउट नहीं है, दिस इज ought, ठीक है, ought नॉट ought। तो जैसे कि एन लगा देंगे इससे पहले तो ये हो जाएगा नॉट, नॉट मतलब जीरो ना, जीरो को हम नॉट पढ़ते हैं ब्रिटिश में। तो इसी तरह ये ought to है। तो ब्रिटिश ग्रामेरियन का मानना है कि यूज्ड है और ought है, इसके साथ हम लोग 2 + V1 यूज करेंगे। इंडिया वाले कहते हैं कि यूज टू है, इसके साथ V1 का यूज करेंगे। तो बात बराबर ही है, दोनों तरीके में आपको यहाँ पर 2 + V1 आना है। यानी कि जब मॉडल वर्ब यूज्ड और ought का यूज होना है तब उसके साथ 2 का यूज होगा। और फिर नीड और डेयर की बात करें तो नीड और डेयर जो है दोनों तरीके से यूज होते हैं। नीड और डेयर मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और नीड और डेयर जो है मेन वर्ब के तरीके से भी यूज होते हैं। ऐसे तो कायदे से ये चैप्टर जो है नीड और डेयर के विषय में आपको मॉडल वर्ब में पढ़ना चाहिए था, बट चूंकि अभी अब आ गया है तो थोड़ा सा इसका हम चर्चा आपको कर दे रहे हैं। तो देखिए नीड जो है या डेयर दोनों मॉडल वर्ब के रूप में ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होना है। यानी कि कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में ये मॉडल वर्ब की तरह यूज नहीं होंगे, सिर्फ निगेटिव या इंट्रोगेटिव। जैसे कि यदि आप बोलते हैं आई डेयर नॉट टू गो देयर, आई डेयर नॉट टू गो देयर। तो अब देखिए यहाँ पर आपने डेयर के साथ नॉट लगाया। अब आपको ये बात पता है कि नॉट का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के साथ करते हैं, मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। तो यदि डेयर हम लोग मेन वर्ब के रूप में लेंगे तो फिर इसके साथ नॉट नहीं लगा सकते, फिर हमें आपको डोंट लगाना होगा, आई डोंट डेयर, तब यहाँ पर ये मेन वर्ब होगा। तो यानी यहाँ पर ये नॉट लगा, दैट मीन्स ये मॉडल वर्ब है, और ये जब मॉडल वर्ब है तो फिर इसके साथ टू का यूज नहीं होगा। बट यहाँ पर चूंकि ये मेन वर्ब है, यहाँ आपको यूज करना होगा कि आई डोंट डेयर टू गो देयर। तो जब ये मॉडल वर्ब के रूप में होंगे तो टू का यूज नहीं करेगा, जब ये मेन वर्ब के रूप में होगा तो टू का यूज करेगा। तो मॉडल वर्ब के रूप में दोनों सिर्फ निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। अब देखिए कि यदि मेन वर्ब के रूप में होगा तो क्या होगा। तो यदि आप नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं
तो ये दो, एक तो अपने साथ ये 2 + V1 लेगा, दूसरे में ये अपने साथ V4 लेगा। नीड जो है मॉडल वर्ब के रूप में 2 + V1 भी लेता है, V4 भी लेता है। ऐसा कब होगा? तो देखिए नीड के पहले जो आपका सब्जेक्ट है, यदि ये नीड का डूअर हो जाए, यानी कि ये आवश्यकता इसी को हो जाए, ये काम यहाँ जो काम होना है, यहाँ जो आप 2 + V1 लगाएंगे इस वर्ब का डूअर हो जाए, यानी कि ये काम ये व्यक्ति खुद करे। यहाँ पर जो आप 2 + V1 लगाएंगे, इस काम को यदि हमारा सब्जेक्ट खुद करता है तो हमें नीड के बाद 2 + V1 लगाने की आवश्यकता है। बट यदि ऐसा हो कि यहाँ पर जो काम हमारा होना है वो इस काम का रिसीवर हो, ये काम ये खुद नहीं करे बल्कि कोई और करे, तो वैसी स्थिति में नीड के बाद हम लोग V4 लगाएंगे। उदाहरण के तौर पे यदि आप एक एग्जाम्पल देख लें, मतलब सेंटेंस देख लें कि आई नीड माई शर्ट, और दूसरा एग्जाम्पल कि माई शर्ट नीड्स, और दोनों में यदि आपसे कहा जाए कि यू हैव टू फिल द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वॉश, तो वॉश का फॉर्म भरना है। तो देखिए आई नीड माई शर्ट, तो यहाँ पर जो वॉश आएगा, धोने का काम आप ही को करना है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है अपने शर्ट को धोने की, यानी धोने का काम जो यहाँ पर वॉशिंग का काम है, ये काम आप खुद कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है? 2 + V1। माई शर्ट नीड्स, यानी कि शर्ट को वॉश करने की ज़रूरत है, शर्ट खुद ये काम कर नहीं रहा है, इसको ये काम करने की ज़रूरत है, तो ये रिसीवर हुआ, डूअर नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉशिंग हो जाएगा। ठीक, एक सिंपल सा ट्रिक भी है, उसके थ्रू भी चल सकते हैं, बट ट्रिक का क्या है कि जब चला तो चला, नहीं चला तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये ट्रिक मेरा नहीं चला। वो सिंपल क्या है कि नीड के पहले यदि लिविंग थिंग हो तो 2 + V1 लगा देना है, और नीड के पहले यदि नॉन लिविंग थिंग हो तो V4 लगा देना है। तो इस तरीके से, तो ये तो था नीड का कि नीड जब जो है, आप हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही याद रखेंगे कि नीड जो है 2 + V1 लेगा जब डूअर होगा सब्जेक्ट, और V4 लेगा जब रिसीवर होगा सब्जेक्ट। अब हम लोग चर्चा करेंगे डेयर की, कि यदि डेयर का यूज हम लोग मेन वर्ब के रूप में करें तो फिर डेयर के साथ क्या होगा। तो देखिए डेयर का यूज जब आप मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो क्या होगा, तो एक बार डेयर जो है सिर्फ V1 के साथ यूज हो जाएगा, एक बार डेयर जो है 2 + V1 के साथ यूज हो जाएगा। ऐसा है कि डेयर के दो मीनिंग होंगे, एक मीनिंग होंगे हिम्मत जुटाना या हिम्मत करना, ठीक है, या साहस जुटाना कुछ भी, और दूसरा जो मीनिंग होगा वो होगा चुनौती देना के अर्थ में, चुनौती देना के अर्थ में। तो जब आप हिम्मत जुटाना के अर्थ में यूज करेंगे तब हो जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद आप डेयर का यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है आप टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, आगे आप अपना वो लगा देंगे, फिर आगे जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है वो। और जब चुनौती देना का मीनिंग आ जाए तब आपको डेयर के बाद ऑब्जेक्ट लगाना होगा, जिसको आप चुनौती देंगे वो लगाना होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर टू भी आपका कंपलसरी हो जाएगा, आप इसको हटा नहीं सकते। यहाँ पर क्या है कि जब ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट मीन्स कि वो आप पे डिपेंड करता है, इधर यू कैन ऐड टू और यू कैन रिमूव इट, कि आप चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं, चाहे अगर आपकी इच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसे हटा भी सकते हैं, बट हियर यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको यूज करना ही होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो जैसे कि यदि हिम्मत करना, हिम्मत जुटाना वाला में बोलें तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही कैन नॉट डेयर टू टॉक टू मी, उससे मुझसे बात करने का हिम्मत नहीं हो सकता है, वो हिम्मत जुटा ही नहीं सकता, तो ही कांट डेयर। अब ये टू का क्या है कि लिख दिए तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, टॉक टू मी। और यदि चुनौती देना हो जाएगी ही डेयर्ड मी, जब आप ये लगा दे ऑब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज टू, कि ही डेयर्ड मी गो देयर, तो ये सेंटेंस आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि आपने चुनौती देने वाले अर्थ में लगाया और यहाँ टू लगाया नहीं, तो आपको यहाँ पर टू लगाना होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप मॉडल वर्ब में भी पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ हम आपको थोड़ा सा जल्दी बता दिया, स्पीड में बता दिया। कुछ लोगों के साथ ये भी समस्या होगी, कभी कभी वो लिखते भी हैं कमेंट में कि सर थोड़ा धीरे बोलिए, स्पीड में जो है ज़्यादा हो जा रहा है, शायद ऐसा कुछ समस्या आता है। तो चूँकि ये सब चीज़ मॉडल वर्ब में आपको पढ़ना था तो इस वजह से भी हमने इंटेंशनली थोड़ा सा स्पीड बोल दिया, और ऐसा एक नेचुरली भी है कि थोड़ा मैं स्पीड ही बोलता हूँ, तब हम स्पीड कम करें, उससे अच्छा है कि आप अपना स्पीड बढ़ाकर
हम तक पहुंच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा मेहनत करना होगा तो हो ही जाएगा। तो चीज़ों को समझिए और अपने स्पीड को बढ़ाइए। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला था कि मॉडल वर्ब। दूसरा देखिए, कुछ होते हैं मॉडल वर्ब के इक्विवेलेंट, ठीक ना, वहाँ पर भी जो है ये चीज़ आएगा। तो एक जो है मॉडल वर्ब के इक्विवेलेंट में हो जाएगा हैड बेटर। हैड बेटर जो है शुड का मीनिंग देता है। हैड बेटर किसका मीनिंग देता है? शुड का। ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है शुड का। ये भी आपको मॉडल वर्ब में ही पढ़ना है। शुड जो है दोनों स्थिति में बता सकता है, जनरल में भी बता सकता है कि व्हाट यू हैव टू डू या व्हाट इज द राइट वे टू डू समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, या फिर इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो वो आपको शुड जो है जनरल टाइम पे जो होगा उसमें भी बताएगा, और जो पार्टिकुलर टाइम पे होगा उसमें भी ये बताएगा। बट हैड बेटर का यूज हम लोग जो है पार्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको पढ़ना चाहिए, तो दैट मीन्स जनरली बोल रहे हैं, तो वहाँ पर शुड का यूज करेंगे। फिर जब बोलेंगे यार तुम्हारा एग्जाम नज़दीक है कुछ पढ़ लो, दैट मीन्स पार्टिकुलर सिचुएशन पे आप हमेशा उसको पढ़ने नहीं बोल रहे, अब उसका चूंकि एग्जाम नज़दीक है तो उसको पढ़ना चाहिए। तो उसी तरीके से जो पहला वाला था वो आप हैड बेटर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहला वाला जो था उसमें आप जो है जनरल सिचुएशन यूज किए थे कि यार पढ़ा करो, बट दूसरे में चूंकि आपने पार्टिकुलर सिचुएशन यूज किया कि भाई तुम्हारा एग्जाम नज़दीक है यार पढ़ ले, तो वहां पर आप हैड बेटर का यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, जब आप हैड का यूज करते हैं तो हैड के साथ वी यूज बेहतरी, बट हैड बेटर चूंकि शुड के बराबर होता है तो यहाँ पर हम लोग हैड बेटर के साथ B1 का यूज करते हैं। हैड बेटर के साथ हमेशा किसका यूज होगा? B1 का यूज होगा, ठीक है, हमेशा B1 का यूज होगा। हाँ, इसका निगेटिव जो बनाएंगे ध्यान देंगे कि जैसे हैड का निगेटिव बनाएंगे तो हैड नॉट प्लस B3 हो जाएगा, बट इसका निगेटिव हैड बेटर नॉट प्लस B1 होगा। यहाँ पर हैड के बाद नॉट नहीं लगता है। बोलने के दौरान कुछ लोग, चूंकि बोलने में क्या होता है हमेशा हम लोग जितना कम बोलते हैं काम चल जाएगा, है ना, तो खाना खाया ये कौन जवाब है ना, ऐसा कर दिया। तो इस तरीके से जवाब देने में बोलने में ऐसा होता है कि हम लोग कम यूज करते हैं थोड़ा। तो यहाँ भी क्या करता है, लोग बोलने में हैड को बोलता ही नहीं। जैसे कि अगर हम बोलें यू हैड बेटर गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू हैड बेटर गो देयर, तो लोग बोलने में क्या करते हैं सिर्फ इतना बोलते हैं यू बेटर गो देयर, यू बेटर गो देयर, बट आपको क्या यूज करना है, यू हैड बेटर गो देयर। निगेटिव बनाएंगे तो यू हैड बेटर नॉट गो देयर, तो हैड बेटर शुड के बराबर मीनिंग आता है। इसके साथ भी हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, दैट मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक और वर्ड देख लेते हैं हम लोग, वहां भी जो है मॉडल वर्ब में वो भी आप पढ़े होंगे, उसका भी यूज काफी है, दैट इज वुड रैदर। वुड रैदर, अब देखिए वुड रैदर का भी क्या है कि दो तरीके से यूज होता है। वुड रैदर का यूज एक हम लोग रियल सिचुएशन में करते हैं और वुड रैदर का यूज एक हम लोग अनरियल सिचुएशन में करते हैं। तो जब हम लोग वुड रैदर का यूज रियल सिचुएशन में करते हैं तो यह प्रीफर का मीनिंग देता है, और जब हम लोग इसका यूज अनरियल सिचुएशन में करते हैं तो फिर यह विश का मीनिंग देता है। आपको एक बात बताएंगे, हमारा टॉपिक ये नहीं था, हम सिर्फ आपको ये बताते चलते कि वुड रैदर के बाद B1 लगाना है, हैड बेटर के बाद B1 लगाना है, मॉडल वर्ब के बाद B1 लगाना है, नीड और डेयर के बाद B1 लगाना है, बाकी अलग अलग टॉपिक में आपको पढ़ना था। बट चूंकि लगा कि चलो नहीं होगा अगर जानकारी तो जान जाएंगे, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। जो लोगों को या जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी वो आगे जो है बढ़ के देख लें, ठीक है। तो चलिए, प्रीफर का मीनिंग देगा, विश का मीनिंग देगा। अब देखिए प्रीफर के साथ क्या है कि यदि आप वुड के साथ प्रीफर का यूज करेंगे, वुड प्रीफर, तो यहाँ आप लगाते हैं 2 + B1, वुड प्रीफर के बाद क्या लगेगा 2 + B1। जब आप वुड रैदर लगाएंगे तो इसके साथ लगेगा B1, इसके साथ क्या लगेगा B1, और ये स्ट्रक्चर यहाँ रुकेगा नहीं, ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ जाएगा देन B1, वुड रैदर V1 देन V1। वुड प्रीफर यानी कि दो चीज़ों में आपको चुननी है, एक चीज़ ये हो गया एक ये हो गया, जैसे कि तो इसमें क्या है कि वुड प्रीफर जब आप यूज़ करते हैं तो आप हमेशा जो है वुड प्रीफर में 2 + B1 के द्वारा सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बताते हैं जिसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं। बट जब आप वुड रैदर का यूज़ करते हैं तब आप क्या करते हैं कि दोनों चीज़ को बताते हैं कि किसकी तुलना में किसको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो जब भी आपको दोनों को बताना हो कि किसकी तुलना में किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, देन यू हैव टू यूज़ दिस वन।
और जब आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं ये करना चाहता हूँ, किसकी तुलना में, वो नहीं बताना है या फिर वो अंडरस्टूड है, तो आप इसका यूज करें। कई लोग फिर इसी को आगे बढ़ा देते हैं, इसी प्रीफर वाले से ही दोनों को बना देते हैं, जो कि गलत है, बट ऐसा बन जाता है, एग्जाम में भी आपसे पूछ लेता है। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, जब आप इसको बढ़ाएंगे तो फिर ये रैदर देन से बढ़ेगा, सिर्फ देन से नहीं बढ़ेगा, ये किससे बढ़ेगा, रैदर देन से, और उसके बाद सिर्फ V1 होगा, चूंकि यहाँ पर है ही, तो यहाँ चाहे तो 2 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, प्रायः नहीं लगेगा। अगर एग्जाम में लगा हुआ हो, कहीं एरर नहीं मिले, तो यही पार्ट गलत है, वहाँ से 2 को हटा देना है। बट यहाँ आप रैदर देन लगाना है, एग्जाम में देन लगा के देता है, ठीक। हालांकि ज़्यादा कोशिश खुद करना है कि 2 बनाना हो तो रैदर अलग देन अलग, अगर दिया हो प्रीफर से तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो बनाना होगा। तो अब हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यदि बोलेंगे आप कि मैं जो है बोलने की तुलना में सुनना पसंद करता हूँ, तो आप बोलेंगे कि आई वुड प्रीफर टू लिसन। आपको ऐसे इतना ही बताना था कि आई वुड प्रीफर टू लिसन, बट फिर भी अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो रैदर देन 2 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, और स्पीक। और जब आपको वुड रैदर से बताना होगा तो आई वुड रैदर लिसन देन स्पीक। तो जब आप वुड प्रीफर लगाएंगे तो 2 + V1 यहाँ लगेगा, वुड रैदर लगाएंगे तो सिर्फ V1 लगाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अनरियल में क्या मीनिंग देता है। तो देखिए अनरियल में क्या होगा कि ये विश के बराबर मीनिंग देगा, ठीक है। यानी कि जब आप वुड रैदर लगाएंगे अनरियल में, तो अब इसके बाद आपको एक सेंटेंस यूज करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना होगा और वर्ब के रूप में V2 लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं था, यानी कि इतना से काम चल जाएगा आपको कि वुड रैदर के बाद यदि सीधा वर्ब लगाना हो तो वो वर्ब V1 होगा, और यदि वुड रैदर के बाद सब्जेक्ट आ जाए और तब वर्ब लगाना हो तो वो वर्ब V2 होगा। ये विश का मीनिंग देगा। यानी कि यदि आप बोलेंगे आई वुड रैदर यू वेंट देयर, दैट मीन्स मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, ये कल्पना के रूप में, ठीक ना, कि काश तुम वहां जाते, इस अर्थ में यूज होता है कि आई वुड रैदर, कि मैं चाहता हूं तुमसे कि तुम वहां जाते, जो कि एक अनरियल है, तुम वहां जाओगे नहीं, तो ये अनरियल सिचुएशन को बताता है, विश के बराबर यूज होता है। और ये अनरियल सिचुएशन प्रेजेंट या पास्ट के अनरियल को बताएगा, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि V2 का यूज जो है प्रेजेंट या पास्ट के अनरियल को बताने के लिए होता है। अगर ये आपको पास्ट का अनरियल बताना हो, ये प्रेजेंट या फ्यूचर का अनरियल बताता है V2, और यदि आपको पास्ट का बताना हो तो फिर आपको यूज करना है हेड प्लस V3। आपको क्या यूज करना है, हेड प्लस V3, बट आप वुड रैदर के साथ वो यूज नहीं करेंगे। वुड रैदर के साथ आप सिर्फ यही यूज करेंगे, कौन सा, तो सब्जेक्ट प्लस V2 वाला स्ट्रक्चर। और यदि आपको पास्ट का बताना है तो फिर आप विश के साथ यूज कीजिए कि विश, ये पास्ट में चला जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट वैसा कुछ नहीं है, यहाँ से आपका काम चल जाएगा। और इसको बाकी को हम लोग ना वुड चैप्टर जब पढ़ेंगे या पहले पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग डील कर चुके हैं, या फिर आगे कभी वीडियो उस पर बनाएंगे तो उसमें डील कर देंगे। अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि आपको जो है बेयर इन्फिनेटिव का यूज मॉडल वर्ब के साथ करना है, मॉडल्स के साथ साथ आपको जो है हेड बेटर के साथ भी करना है, और हेड बेटर के बाद जो है आपको वुड रैदर के साथ भी करना है, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ वर्ब हैं मेन वर्ब में, जैसे लेट है, मेक है, हेल्प है, सी है, वॉच है, हियर है, नोटिस है, इट ये सब के साथ, ठीक है। इसके साथ भी आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ये सब भी जब वर्ब आप यूज करेंगे तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। अब आपको इसको एक एक करके देखना है। तो जैसे लेट की हम लेते हैं पहले, कि लेट के साथ जब आप यूज करेंगे तो देखिए लेट एक्टिव में जब यूज होगा तो बेयर इन्फिनेटिव लेगा, लेट एक्टिव में बेयर इन्फिनेटिव लेगा। और पैसिव में जब लेट का यूज करेंगे तो लेट का यूज ही नहीं होगा, लेट के बदले हम लोग पैसिव में अलाउ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अलाउ का। जैसे कि यदि बोलेंगे आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो,
मैंने उसे जाने दिया। तो यहाँ देखिए हम लोग जो गोल लगा रहे हैं लेट के बाद, दैट इज बेयर इन्फिनेटिव, सिर्फ V1 लगाए, यहाँ टू नहीं लगाएंगे। ये बराबर मीनिंग दे रहा है किसके, अलाउ के। लेट बराबर होता है किसके, अलाउ के। तो इसका मीनिंग कहने का मतलब ये है कि आई अलाउड हिम टू गो, आई अलाउड हिम टू गो। यदि हम अलाउ लिखते हैं तो हमें 2 + V1 लगाना है, अलाउ लिखेंगे तो क्या लगाना है, 2 + V1। बट यदि हम लेट लिखते हैं तो हमें V1 लगाना है, लेट लिखते हैं तो क्या लगाना है, V1। अलाउ लिखते हैं तो क्या लगाना है, 2 + V1। यदि हम लेट लिखेंगे तो V1, अलाउ लिखेंगे तो 2 + V1, ध्यान रहे, ठीक। अब पैसिव बनाते हैं, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ही आ जाएगा इधर कि ही वॉज अलाउड टू गो। बाय मीन लगाए ना लगाए क्या फर्क पड़ता है। और इसका जब बनाएंगे तो ही वॉज, लेट का क्या हो जाएगा, लेट गो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट का यूज हम लोग पैसिव में नहीं करते हैं। तो इसका भी पैसिव यही बनेगा, ही वॉज अलाउड टू गो। दोनों का, लेट का पैसिव भी क्या बनेगा, अलाउड। यानी लेट जब एक्टिव में होगा तो बेयर इन्फिनेटिव लेगा, और लेट पैसिव में यूज ही नहीं होगा, ठीक है। और अलाउ का यूज हम लोग इट के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज अलाउड दैट नहीं होगा, इट इज अलाउड नहीं, यहाँ क्या होगा, इट इज परमिटेड। ये भी एक माइंड में रखेंगे, एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक तो नहीं आया बट पूछ सकता है। यू आर नॉट अलाउड, यू आर अलाउड, ही इज नॉट अलाउड, ही इज अलाउड, आई एम अलाउड, आई एम नॉट अलाउड, ये सब यूज होगा। यानी ही, शी, इट जो भी है, सॉरी ही, शी, वी, दे सब यूज होगा, बट इट के साथ यूज नहीं करना है। इट के साथ क्या यूज करना है, परमिट का, ठीक है। चलिए, तो लेट का क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखिए मेक के बारे में कि मेक का क्या जो है रोल है। तो मेक का क्या है कि सिंपल है, मेक यदि एक्टिव में यूज करेंगे हम लोग, मेक का यूज एक्टिव में करेंगे तो बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, यानी कि सिर्फ V1 लगाना है, ठीक है। और यदि हम लोग मेक का यूज पैसिव में कर दें तो हम लोगों को 2 + V1 लगाना है। पैसिव में कर दें तो 2 + V1 लगाना है, एक्टिव में करें तो सिर्फ V1 लगाना है, बेयर इन्फिनेटिव। जैसे यदि आप बोलेंगे आई मेड हिम टू डू माई वर्क, मैंने उससे अपना काम करवाया, तो आई मेड हिम टू डू। तो देखिए मेड के बाद जो वर्ब आ रहा है वो आपने क्या यूज कर दिया, 2 + V1, जबकि मेड यहाँ पर एक्टिव में है, तो एक्टिव में है तो 2 + V1 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ V1, यहाँ क्या होगा, V1। अब इसी को यदि हम पैसिव बना दें तो क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड डू माई वर्क। तो इस बार ये गलत हो गया, क्योंकि अब चूंकि ये पैसिव में हो गया और आप यहाँ लगा दिए V1, तो गलत हो गया। यहाँ पर क्या लगना था, 2 + V1, यहाँ क्या लगाते, 2 + V1 कि ही वॉज मेड टू डू माई वर्क। तो जब एक्टिव में रहेगा तो आपको बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, पैसिव में रहेगा तो आपको 2 + V1 लगाना है। यहाँ पर कभी कभी क्या करेगा ना कि V2 यूज कर देगा वो। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि 2 + V1 यूज करता है तो आपके लिए आसान हो जाता है, ओ अच्छा 2 नहीं होगा। बट कभी कभी वो क्या करेगा कि यहाँ जैसे इसको लंबा कर दिया, ही मेड माई फ्रेंड एंड हिज ब्रदर डिड, दूसरा लिख लेते हैं थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। He made my friend and his brother did the work। तो अब क्या होगा कि आपको लगा यार यहाँ तक ये हो गया और यहाँ एंड से जुड़ गया और हिज ब्रदर डिड द वर्क, यहाँ चूंकि पास्ट में है, यहाँ भी पास्ट में है, सब कुछ ठीक है, ऐसा आपको लगेगा। सब ठीक है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो देखिए क्या करना है, ही मेड, ये इसका ऑब्जेक्ट ये है पूरा। उस वक्त हिम था छोटा सा, इस वक्त लंबा हो गया कि माई फ्रेंड एंड हिज ब्रदर, कि उसने मेरे दोस्त से और अपने भाई से या फिर दोस्त के भाई से, जो भी हो, कि दोनों से काम करवाया। तो मेक के साथ अभी भी आपको क्या लगाना था, V1 है, तो ये डिड गलत है, यहाँ पर क्या लगेगा, V1 लगेगा, डू लगेगा, ठीक है। तो मेक यदि एक्टिव में यूज होगा तो मेक के साथ क्या लगाना है, V1, जी क्या लगाना है, V1। और यदि मेक का यूज हम लोग पैसिव में करते हैं तब हम लोग क्या लगाएंगे मेक के बाद, तो 2 + V1। अब आते हैं हम लोग हेल्प पे। तो देखिए हेल्प के साथ क्या करना है, तो हेल्प जब एक्टिव में होगा
तो हेल्प के साथ आप V1 भी लगाएंगे, हेल्प के साथ आप 2 + V1 भी लगाएंगे और हेल्प के साथ आप इन प्लस V4 भी लगाएंगे। तीनों में मीनिंग सेम रहेगा, यानी हेल्प का यूज जब एक्टिव में होगा तो ये तीनों में मीनिंग हेल्प का सेम ही होगा, और पैसिव लगाएंगे तो फिर 2 + V1 होगा। अब देखिए एग्जाम वाला क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के दौरान ज़्यादातर वो इस फॉर्म का यूज करता है V1 का, और अपन वहाँ गलती कर देते हैं, है सब सही, बट देखिए होता क्या है, जैसे कि जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर वर्ब 2 + V1 लेते हैं। जैसे बोलेंगे आई डोंट वांट, तो यहाँ पर टू प्ले होता है, सिर्फ प्ले तो होता नहीं है। तो हम लोग के माइंड में ये स्ट्रक्चर बैठा हो तो अच्छा 2 वर्ब आएगा ना, 2 वर्ब, क्या 2 वर्ब आएगा तो बीच में 2 लगाना पड़ता है यार, पता नहीं क्यों लगाते बट लगाना पड़ता है। तो हम लोग वही सोच कर क्या करते हैं ना कि जब से हेल्प कहा गया कि आई हेल्प देम डू देयर वर्क, आई हेल्प देम डू देयर वर्क, यार ये क्या हो गया, हेल्प लगा लेते हैं, या हेल्प भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हेल्प है तो मदद करता हूँ, हेल्प्ड हो गया तो मदद किया, ये क्या हो गया, हेल्प्ड यूज किया फिर देम और सीधा V1 यूज कर दिया, ये कैसे होता है। तो यहीं पे हम लोग सोचने लगते हैं, अच्छा यहाँ होना चाहिए था ना मेरे ख्याल से आई हेल्प देम टू डू, हाँ टू डू होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, टू डू तो बिल्कुल सही है, आप सही बना रहे हैं, बट वो जो लिखा था वो भी ऑलरेडी सही था, वो भी गलत नहीं था। यहाँ आप डू लिखिए, यहाँ आप टू डू लिखिए, या फिर यहाँ आप इन डूइंग लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, तीनों तो यूज़ होता है, टू डू भी यूज़ होगा, डू भी यूज़ होगा, इन डूइंग भी यूज़ होगा, तो फिर डू था तो गलती क्या थी। तो यही हम लोग गलत कर देते हैं, सही सेंटेंस भी होता है तो उसको गलत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यानी कि जब आप लोग देखेंगे कि हेल्प का यूज़ एक्टिव में हो रहा है तो वहाँ पर हेल्प के साथ आप V1 भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 + V1 भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इन प्लस V4 भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और स्ट्रक्चर होगा हेल्प के साथ कि यदि हेल्प के पहले कैन नॉट या कांट, कैन नॉट, देखें कैन और नोट अलग अलग नहीं लिखते हैं, ठीक ना, तो कांट या कैन नॉट जो भी लिखा रहे, कुड नॉट या कुडंट, ठीक है, कुडंट लिखा रहे या फिर कुड नॉट अलग अलग लगा रहे, इसके बाद यदि हेल्प आएगा तो वहाँ हेल्प का मतलब बदल जाता है। अभी जो हेल्प हम लोग पढ़े थे उस हेल्प का मतलब था मदद करना, उस हेल्प का मतलब क्या था, मदद करना, बट कांट या कुडंट के साथ, कांट प्रेजेंट में, कुडंट पास्ट में, इसके बाद यदि आप हेल्प यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कांट हेल्प या कुडंट हेल्प का मतलब अपने आप को रोक नहीं पाना, क्या करना, अपने आप को रोक नहीं पाना। तब इसके बाद हम लोग V4 लगाते हैं या फिर बट + V1 लगाते हैं। V4 लगाते हैं हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में और बट + V1 लगाते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। ध्यान रहे कि कैन नॉट या कुड नॉट रहे तब, सिर्फ कैन भी रहे तो नहीं, ये बात ध्यान रहे, सिर्फ कैन भी रहे तो नहीं, कैन नॉट या कुड नॉट रहे तभी हेल्प अगर यूज हो तो सिर्फ V4, और वहाँ हेल्प का मतलब मदद करना नहीं होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रहे, वहाँ होना चाहिए कि खुद को नहीं रोक पाना। यदि मदद करना का मीनिंग है तो हेल्प के बाद कभी V4 नहीं होता है, मदद करना के मीनिंग में हेल्प के बाद V1 होता है या तो 2 + V1 होता है, और यदि V4 यूज करना होता है तो इनके बाद V4 होता है, इनके बाद, सिर्फ V4 नहीं। बट यहाँ पर चूंकि इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ये मीनिंग देता है कि खुद को उस काम को करने से नहीं रोक पाना, तब आप लगाएंगे क्या, V4। अमेरिकन में बट + V1, ब्रिटिश में V4। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई कांट हेल्प लाफिंग, मतलब क्या है कि मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाता हूं, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसने से नहीं रोक पाता हूं। He couldn't help crying after listening to my story। तो मेरी कहानी सुनने के बाद वह अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया। He couldn't help crying, that means वह अपने आप को रोने से रोक नहीं पाया। तो जब ये मीनिंग आए कि आप अपने आप को उस काम को करने से रोक नहीं पाए तो आप V4 का यूज करें। बट + V1 भी यूज कर सकते थे कि बट कराए या फिर बट लाफ, बट वो कौन इंग्लिश हो जाती, अमेरिकन इंग्लिश। और जब
तुलना कर, मतलब एक तरीके से प्रीफर की बात आ जाए, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में से कोई एक चुनना पड़े, ऐसे दोनों ठीक है, दोनों में से जो यूज किए काम चलेगा। बट ऐसा हो जाए जैसे एग्जाम में हम लोग प्रीफर करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को प्रीफर करते हैं। तो एग्जाम में यदि बट प्लस B1 भी है तो हम लोग बट प्लस B1 को नहीं प्रीफर करके किसको प्रीफर करेंगे, B4 को। तो उम्मीद है कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत है तो आप वीडियो को पीछे ले जाइए, वीडियो को पीछे ले जाने का आपके पास ऑप्शन है और वहाँ ले जाकर वापस उसको देखिए। यकीन मानिए सारा सॉल्यूशन इसी में है, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, स्लो करने का भी उसमें ऑप्शन होता है, तो थोड़ा स्लो स्पीड में देखेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये बच गया सी वॉच हियर जो भी है, तो इसका क्या है कॉन्सेप्ट, इसके साथ हम लोग V1 यूज करेंगे या V4 यूज करेंगे, इसके साथ V1 यूज करेंगे या V4 यूज करेंगे। V1 जब यूज करेंगे तो ये शुरू से लास्ट तक के एक्शन को देखने, जैसे सी है या वॉच है तो देखना, हियर है तो सुनना, नोटिस है तो नोटिस करना, तो शुरू से लास्ट तक करेगा। और यदि V4 बोलेंगे तो बीच में कहीं करेगा, V4 बोलेंगे तो बीच में कहीं करेगा। और यदि V1 यूज करेंगे तो शुरू से लास्ट तक। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका घर रहा, पक्का का घर होगा आपका, बट मान लीजिए यहाँ पर यही रहा, और ये जो है इधर बिल्डिंग रही स्कूल की, ठीक है, ये स्कूल की बिल्डिंग हो गई, और आपके घर से जो रोड जाता है वही स्कूल को होके जाता है, इधर फिर अपना रोड आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो है आपका छोटा सा नन्ना मुन्ना 100 ग्राम है ना, एक है भतीजा है, तो अब जो है आप उस भतीजे को शुरुआत में जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो आप जाएंगे और स्कूल तक छोड़ के आएंगे, जाहिर सी बात है। बट जब धीरे धीरे वो थोड़ा सा 2-4 दिन 5 दिन जाने लगेगा और किसी दिन मान लीजिए आपको कोई काम हो तो आप बोलेंगे अच्छा जाओ तुम यहाँ से चल जाओ, हम देखते हैं खड़ा होकर रोड पर। वो बोलेगा नहीं कुत्ता है ये, बोला अच्छा तुम जाओ ना, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे यहाँ से। अब आप फिर सोचेंगे सर काम था, तो काम करता हूँ तो फिर देख ही रहा है, तो टाइम तो उतना जा ही रहा है, तो बच रहा है टाइम। ऐसे क्या था कि जब छोड़ने जाता तो यहाँ तक जाता और यहाँ से फिर लौट के आता, तभी ना कोई काम शुरू करता। और ऐसे क्या है कि यहाँ से सिर्फ देखेगा, बच्चा स्कूल पहुँच जाएगा, वो अपना काम कर लेगा, तो आधा समय बच गया, ठीक है। तो जब आप ये बच्चा आपका जो भी है भतीजा भतीजी यहाँ स्कूल जा रहा है, तो आपने यहाँ से देखना शुरू किया और इसको तब तक देख रहे हैं, तब तक देख रहे हैं जो ये जब तक स्कूल नहीं चला गया। तो आई वॉच्ड माई सन, वॉच सॉ जो भी लिखेंगे, चूंकि गौर से उसको देख रहे हैं वहाँ जाते हुए, तो वॉच्ड भी लिख सकते हैं, सॉ भी लिख सकते हैं, नोटिस भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। आई वॉच्ड माई सन, तब आप गो लगाएंगे। भतीजा था तो निस लिख देंगे, नेफ्यू लिख देंगे, भतीजा था तो नेफ्यू, भतीजी थी तो निस। गो टू हिज स्कूल, तब आप क्या लिखेंगे, गो। V1 लिखेंगे। V1 कब लिखेंगे, ध्यान रहे, जब आपने शुरू से लास्ट तक देखा तब, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक वाला में आई सॉ हिम, जैसे बोलेंगे आई सॉ हिम परफॉर्म ऑन द स्टेज, तो यानी कि आपने जहां से भी देखना शुरू किया, शुरू दैट मीन्स जहां से आप, अमिताभ बच्चन वाली वो लाइन याद रखेंगे कि जहां से मैं शुरू हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है जहां मैं खड़ा होता हूँ, तो वही जहां से आपने देखना शुरू किया, आप गए और देखे कि अब वो परफॉर्म कर रहा है, तो वहां से लेकर लास्ट तक उसके परफॉर्मेंस तक अगर आप देखते हैं तो आप बोलेंगे आई सॉ हिम परफॉर्म ऑन द स्टेज, ठीक। तो V4 लगाएंगे कब, सॉरी V1 जब आप पूरा सुनेंगे, आई हर्ड हिम कम टू योर रूम, मैंने जो है उनका तुम्हारे रूम में आना सुना, डैट मीन्स जहाँ से मैंने सुनना शुरू किया, सीढ़ी पे ठक 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 हुआ, वहाँ से लेकर तुम्हारा रूम तक आवाज़ आया है, वो जरूर आए हैं तुम्हारे रूम में। तो इस तरीके से जब आप ये सेंस देंगे कि वहाँ से लेकर लास्ट तक, तो आपको V1 लगाना है। और जब ऐसा होगा कि आपका भतीजा थोड़ा बड़ा हो गया, अब खुद से स्कूल आने जाने लगा, किसी दिन आप उधर से बाइक से आ रहे हैं, बाइक चलाते हुए देखे कि रास्ता में आपका भतीजा स्कूल जा रहा है, ओ कहाँ रे, तो स्कूल जा रहा है, अच्छा ठीक है जाओ, फिर आप चले आए, तब आपसे कोई पूछा, तब आप बोल सकते हैं कि आई सॉ हिम गोइंग टू स्कूल। तब अब इसका मतलब हो गया कि मैंने उसे स्कूल जाते देखा, बीच में कहीं थोड़ा देर,
ठीक है। तो ये बताता है कि ये एक्शन अभी इनकम्प्लीट है, हमने जहां देखा वो बीच में ही था, कंप्लीट नहीं हुआ, ये बताता है कि कंप्लीट है। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि आप बेयर इन्फिनिटिव भी यूज करते हैं, जीरंड का भी यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, नहीं तो फिर वही सलाह कि पीछे कीजिए, उसको देखिए, समझ में आएगा। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है कुछ वर्ड्स है उसके साथ इसका यूज करते हैं, जैसे कि कंजंक्शन में अगर भी देखें तो एंड है, और है, बट है, एक्सेप्ट है, एज है, देन है, लाइक है। तो ये सब के साथ हमेशा क्या होता है कि ये सब कहीं ना कहीं दो को जोड़ रहा होता है। एंड है, और है, बट है, तो सब है, तो कहीं ना कहीं दो को क्या करता है, वो जोड़ता है। तो इसके बाद वाला में जब यूज करेंगे ना हम लोग, इस सब के बाद, तो बाद वाला में जब यूज करेंगे तो सिर्फ V1 का यूज कर लेंगे, मीनिंग क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यदि आप बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू रीड, और तो अब देखिए यहां से ये जोड़ रहा है, तो यहाँ पर 2 + V1 चलेगा, चूंकि यहाँ पर ये तो इसके साथ यूज हो रहा है ना, तो वांट को तो 2 + V1 चाहिए। बट यहाँ पर अब जो है और से जो जोड़ेंगे आगे, हम लोग सीधे लिख सकते हैं रीड और राइट, कि आई डोंट वांट टू रीड और राइट। यहाँ पर आपको 2 + V1 लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप बेयर इन्फिनिटिव से काम चला सकते हैं। आई कैन डू एनीथिंग बट वर्क विद यू। यहाँ जो है बट के सिवाय का भी मतलब देता है, ध्यान रखेंगे। तो आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं, बट वर्क विथ यू, बट तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ काम करने के सिवाय के अलावे मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई हैव नथिंग टू डू एक्सेप्ट स्टे हियर। आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कोई काम ही नहीं है एक्सेप्ट स्टे हियर, सिर्फ यहाँ ठहरना, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, यहाँ बस चुपचाप ठहरे रहो, बैठे रहो, और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ देखिए, सॉरी एक्सपेक्ट हो गया, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट के बाद हमने क्या यूज किया, सिर्फ V1 का। इट इज एज इजी टू राइट एज रीड। अरे लिखो नहीं, हमसे नहीं लिखा है, हम पढ़ देंगे, लिखा है, अरे लिखो तुम, उतने लिखना आसान है जितना पढ़ना, बोलते ना। तो इट इज एज इजी टू राइट, इट इज एज इजी टू राइट। तो यहाँ टू राइट अब जो है आगे जोड़ रहे हैं, तो एज सीधा क्या हो जाएगा कि एज रीड, ठीक है। तो इसमें भी V1 लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं, V4 नहीं लगाते हैं, V1 लगाते हैं। हाँ, इसमें जब जो है एज या लाइक से प्राय ऐसा हो कि पीछे या देन से पीछे वाला जो तुलना हो वो V4 से हो, तब हम लोग आगे V4 से तुलना कर देते हैं। बट जब पीछे 2 + V1 से तुलना हो तो आगे क्या लगाना है, या 2 + V1 से कनेक्ट करना हो तो आगे आप क्या यूज करेंगे, सिर्फ V1। क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ V1। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग रेदर देन। रेदर देन के साथ भी जो है हम लोग यूज करते हैं V1 का ही। रेदर देन के साथ जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे, पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, नोवेल पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको V4 का यूज मिलेगा, बट वो ग्रामेटिकली गलत है। रेदर देन के साथ यूज हम लोग किसका करते हैं, V1 का। V4 का यूज गलत हो जाता है। जैसे कि यदि बोलेंगे अरे यार यहाँ पर रुकने से अच्छा है कि चलो चलते हैं, तो रेदर देन वेट हियर वी शुड वॉक, कि यहाँ पर जो है इंतजार करने से अच्छा है कि चलो हम लोग थोड़ा टहल लेते हैं, वो आ भी जाएगा और काम भी अपना हो जाएगा। तो रेदर देन वेट हियर, रेदर देन सिट आइडियली वी शुड स्टडी, कि चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है कि चलो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। तो जहाँ भी आप रेदर देन लगाएंगे, रेदर देन यही बताएगा कि इसकी तुलना में वो काम किया जाए। तो आप रेदर देन लगाएंगे तो वहाँ क्या लगाना है, V1। रेदर देन के साथ क्या लगाना है, V1। V4 बिल्कुल नहीं, क्या लगाना है, V1। तो रेदर देन हो गया। आप इसके अलावा वाई का यूज कर सकते हैं, वाई के साथ या फिर वाई नोट के साथ। वाई या वाई नोट के साथ V1 लगा के हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यानी इंट्रोगेटिव बनाते हैं। बट ध्यान रहे, मीनिंग ये इंपेरेटिव का देता है, मीनिंग देगा सजेशन का। मीनिंग किसका देगा, सजेशन का। लगाएंगे क्वेश्चन मार्क बट इट गिव्स सजेशन ज़्यादातर। जैसे कि बोलेंगे
वाई नॉट टेक अ रेस्ट, तो मतलब क्या हो गया कि अरे क्यों नहीं रेस्ट ले लेते हो यार, बहुत थक गए होगे, बहुत काम कर रहे हो, वाई नॉट टेक अ रेस्ट। ये क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ सजेशन। ये क्या है? सजेशन है। वाई स्टडी हियर इफ आई हैव एक्सेस टू अदर प्लेसेस। हम यहाँ क्यों पढ़े हैं? जब हमारे पास दूसरे जगह जाने का, कोटा जाने का, दिल्ली जाने का या कहीं जाने का कि चलो यदि हमारे पास एक्सेस है, हम पहुँच सकते हैं वहाँ, तो फिर हम लोग यहाँ क्यों स्टडी करें? तो ये तमाम तरह की चीज़ें, वो तो आपको पता होगा कि यहाँ क्यों स्टडी करें इसी चैनल पे, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई स्टडी हियर, तो ये एक तरीके से सजेशन भी है, क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन कम सजेशन भी होगा। तो वाई या वाई नॉट का यूज हम लोग V1 के साथ, बेयर इन्फिनेटिव के साथ, हाँ इसमें हम पूरा भी सेंटेंस बना सकते हैं। वाई नॉट टेक अ रेस्ट, दैट मीन्स वाई डोंट यू टेक अ रेस्ट, तुम एक रेस्ट क्यों नहीं ले लेते? तो वाई डोंट यू टेक अ रेस्ट, उतना भी बना सकते हैं, बट हम इतना भी बना सकते हैं वाई शुड आई स्टडी हियर, वाई शुड आई स्टडी हियर, पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो वाई शुड आई स्टडी हियर, हम ये भी बना सकते हैं और ये भी सिर्फ लिख सकते हैं वाई स्टडी हियर। वाई वॉच दिस वीडियो, वाई वॉच दिस वीडियो, वाई शुड आई वॉच दिस वीडियो, ये भी बोल सकते हैं, वाई वॉच दिस वीडियो, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वाई या वाई नॉट के साथ भी हम लोग यूज कर लेते हैं, और एक की डू के साथ जब बी का यूज होता है ना, तब भी कर लेते हैं। जैसे कि बोलेंगे what he did was to scold him, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर जो है टू लगाएंगे भी तो ठीक है, और नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। तो डू का जो स्ट्रक्चर होता है, डू के बाद जब बी लगाते हैं दैट मीन्स इज एम और वॉज वेयर, तो वहाँ पर टू लगा सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो है हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें देखे कि मॉडल्स के साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज होते हैं, हैड बेटर के साथ मॉडल इन्फिनेटिव यूज होते हैं, वुड रैदर के साथ मॉडल इन्फिनेटिव का यूज, सॉरी बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। इस सबको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में भी देखे थे। इसके अलावा हमारे पास लेट था, मेक था, हेल्प था, सी था, फील था, नोटिस था, एंड और, बट, एक्सेप्ट, देन, एज, लाइक, सभी वर्ड्स देखे। आप जो है अगर कहीं भी समझ नहीं आया हो तो पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है इतना पूरा पढ़ लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपके डिस्क्रिप्शन में वो तीनों वीडियो का प्रीवियस का तो लिंक डाल ही दूंगा, साथ ही साथ जो है इस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जो हमने पढ़ा, यानी बेयर इन्फिनेटिव पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका भी मैं एक PDF का लिंक आपको डाल दूंगा। आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, और जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे, दैट मीन्स इसके बाद वाले क्लास में फुल इन्फिनेटिव पढ़ने के लिए, तो हम पहले उसको देख लेंगे, उन क्वेश्चन को, और उसके बाद फुल इन्फिनेटिव को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ।